अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा मैट्रिक कंप्यूटर के लेक्चर की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा मैट्रिक कंप्यूटर का है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ऑब्वियसली हमें अब ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ होती है और एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग क्या है। बेसिकली चूँकि मैट्रिक कंप्यूटर जो है इसका ताल्लुक जो है वो मोर कोडिंग के साथ है और इस कोर्स के अंदर आप लोग C++ के प्रोग्राम्स की कोडिंग्स कर रहे होंगे। तो कोडिंग करने से पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि कोडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और कोडिंग हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग में। हम आगे चल के जो लेक्चर्स अपलोड करेंगे उसमें हम देखेंगे आप कि C++ के प्रोग्राम्स वगैरह हम आपको बनवा रहे होंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज का खैर हमारा जो लेक्चर है उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई प्रॉब्लम क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम किसी ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है या किसी ऐसे इशू को कहा जाता है जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर से आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट आकर ये बोलता है कि भाई मुझे अपने शॉप के लिए, अपने मार्ट के लिए इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। इन्वेंट्री मैनेज करने का मतलब ये है कि मेरे शॉप में कितना सामान मौजूद है, कितना सामान उसमें से बिक गया, कितना सामान अभी उसमें से बाकी है, मेरी सेल कितनी हुई, मेरा परचेज कितने का था, मेरा नेट प्रॉफिट कितना बना, मैंने आज कितना कमाया। तो उसने आपके सामने आकर एक बात रख दी कि भाई मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दो। तो वो जो चीज़ आपको बता रहा है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा है और वो ये चाहता है कि आप उस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन प्रोसेस का या उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से रिलेटेड उसको कोई सॉल्यूशन दे दें। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे इशू को कहा जाता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर एक इशू होता है बेसिकली जिसको किसी सॉल्यूशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये बेसिकली प्रॉब्लम कहलाता है। दूसरी चीज़ जो आपके पास मैंने यहाँ पे लिखी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल ये पैदा हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपके सामने आपका क्लाइंट एक प्रॉब्लम रख देगा उसके बाद जो अगला काम होगा वो ये होगा कि आप उस प्रॉब्लम को किसी तरह से हल करने के लिए कोई सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे कि भाई ठीक है आपका जो ये प्रॉब्लम है ये मेरे समझ में आ गया, नाउ अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स लूँगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उन स्टेप्स को कहा जाता है या उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके थ्रू आपने अपने क्लाइंट के बताए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। सही है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम होता है कि जो भी प्रॉब्लम आपको आपके क्लाइंट ने बताया आप उस प्रॉब्लम के हल के लिए सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करी कैसे जाए या प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता क्या है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि मसला है क्या। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, उस स्टेप का ताल्लुक इस बात के साथ होता है कि आप ये डिफाइन करते हैं कि ओरिजिनल प्रॉब्लम है क्या। क्लाइंट आपके पास आएगा तो क्लाइंट आकर आपको अपना मसला बताएगा तो सही, लेकिन आपको वो जो मसला बता रहा होगा वो तो लेमैन के हिसाब से बता रहा होगा। लेमैन कहते हैं आम आदमी के हिसाब से, वो तो टेक्निकल नहीं होता, दुकानदार। अब आपने उसको उसकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन निकालनी है। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या इनपुट्स गिवन होंगे। इनपुट्स आर नोन। नोन इनपुट्स क्या हैं?
नॉन इनपुट्स का मतलब मुझे अपना जो सॉफ्टवेयर में डिजाइन करूंगा तो उसमें मैं इनपुट क्या दूंगा, और जो आउटपुट्स आने हैं वो क्या डिजायर्ड हैं। इनपुट्स हमेशा पता होते हैं हमें। इनपुट पता होने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जब आप रन करेंगे अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर चलाने के बाद उसको कुछ इनपुट पे दोगे ना भाई। इनपुट देने का मतलब उसको कोई इंफॉर्मेशन आप दोगे और उसको बोलोगे अब इस इंफॉर्मेशन के जरिए से तो मुझे रिजल्ट्स दो। तो इनपुट्स जो होते हैं वो हम अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर अपने इनपुट्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें क्या क्या इनपुट मिलेगा। आप अपने क्लाइंट से बोलेंगे अच्छा तो आप क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, तो वो बताएगा कि भाई मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, तो आप उन आर्टिकल्स की उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएंगे। कितनी क्वांटिटीज़ में बेच रहा है उसकी भी आप एक लिस्ट बनाएंगे। फिर प्राइस कितने पे खरीदा था, ये इनपुट तो जाहिर बात है सॉफ्टवेयर को ये थोड़ी पता होगा कि आपका जो दुकानदार है वो कितने पैसों में खरीद कर लाया है सामान, और ये कितने में बेचेगा। वो आपने उसके अंदर इनपुट ये सब डिफाइन करने हैं कि भाई इतने का सामान आया है और इतने का सेल करना है। तो जैसी बार कोड के ऊपर क्या लगेगा, स्कैनर लगेगा, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। ऐसे आपने बड़े मार्ट्स में देखा भी है। और आखिर में जाकर एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। वो आउटपुट क्या होता है, टोटल बिल होता है और उसकी पूरी एक रसीद बाहर आ जाती है। तो क्या इनपुट्स हमने देने हैं। इनपुट कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो हम अपने पास से देते हैं, आउटपुट उस रिजल्ट को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर हमको देता है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में चूंकि हमारा जाहिर सी बात है ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का और एल्गोरिथम डिजाइनिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है भाई ये मैं कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। ये मैं कोई घर का मसला तो हल नहीं करवा रहा यहाँ पे बैठ के। तो कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसमें इनपुट आप देते हो और कंप्यूटर प्रोग्राम आपको रिजल्ट्स देता है। तो ये दोनों चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर आपको ये बतानी होती है। दूसरा जो स्टेप होता है जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गया कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ये चीजें इनपुट देनी है और ये मुझे इस टाइप का आउटपुट चाहिए, तो दूसरा स्टेप होता है क्या, कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव्स या कंसिडरेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपके सामने रखता हूं। कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का मसला ये होता है, मतलब ये होता है कि आपके क्लाइंट ने आपको अपना मसला बता दिया। अब अगला स्टेप ये होगा कि आप उसको बोलेंगे कि देखो तुम्हारा जो मसला है वो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप अपने क्लाइंट के सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस रख देते हैं या अपनी टीम के सामने रख देते हैं और आप उनको बताते हैं कि देखो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में देखो एक ही मसले के कई हल हो सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप कर रहे हैं वो कई तरीकों से आप डेवलप कर सकते हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं वो आप अपने क्लाइंट के सामने रख देते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन है, अगर आप इस सॉल्यूशन पर जाएंगे तो आपको इतने का पड़ेगा, ये सॉल्यूशन पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा, ये वाला सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव है। तो आप उसके सामने मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स रख देते हैं। फिर उस ऑल्टरनेटिव्स में से आपका सिलेक्शन होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन दिमाग में आए, आपने क्लाइंट को बताए, उसके साथ भी कंसल्टेशन करी, अपनी टेक्निकल टीम के साथ भी कंसल्टेशन करी, एंड यू केम अप, आपको पता चला कि भाई ये 4 में से ये वाला एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। जब आपने ये डिजाइन, जब आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन 4 में से बेहतर है, तो अब आपने उस सॉल्यूशन का क्या करना है, अचार थोड़ी डालना है, उसको इंप्लीमेंट कर देना है। इंप्लीमेंट करने का मतलब अब इस सॉल्यूशन के मुताबिक आप अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करें। तो जो चौथा स्टेप होता है वो फिर क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होती है। इंप्लीमेंटेशन एंड फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जाहिर सी बात है इंप्लीमेंटेशन किसकी, जो बेस्ट सॉल्यूशन आपने चूज किया था उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि अब इसको कुछ दिन तक रन करो। अब रन करने के बाद मुझे इसका फीडबैक देखना, कि फीडबैक का मतलब ये कि भाई ये अब जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है तो ये सॉल्यूशन कितना अच्छा आपके लिए साबित हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। ठीक है, तो आपका क्लाइंट फिर आपको बताएगा कि ठीक है भाई आपने जो सॉल्यूशन मुझे दिया था ये बड़ा अच्छा है। इसीलिए जो इनिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीटा वर्जन आते हैं। बीटा वर्जन ऐसे वर्जन को कहा जाता है जो कि अभी फाइनल नहीं होता, तो उसको
टेस्टिंग के लिए खोल दिया जाता है, और फिर अगर टेस्टिंग के अंदर वो सॉल्यूशन बहुत अच्छा साबित होता है तो फिर क्या किया जाता है कि उसी सॉल्यूशन को जो है वो मैच्योर करके इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो वर्क करता है। तो मैंने बताया आपको 4 स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो अच्छे तरीके से, उसके बाद उस प्रॉब्लम के हल के लिए मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को सोचो, उन सॉल्यूशन में से सबसे बेहतर वाला सॉल्यूशन उठाओ और फिर उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करके उसका फीडबैक ले लो क्लाइंट से। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं मैं पहले। जब हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम्स की, तो एल्गोरिथम के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एल्गोरिथम आपको सूडो कोड की सूरत में भी मिल सकता है और फ्लो चार्ट की सूरत में भी। बेसिकली एल्गोरिथम का ज्यादा ताल्लुक जो है वो सूडो कोड के साथ होता है। सूडो कहते हैं नकली, जाली, नॉट रियल। कोडिंग तो कोडिंग ही होती है। देखो एक बात बड़े आराम से समझे, जब आप के सामने, चले मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं कि मैंने आपको कहा भाई 2 नंबर हैं और 2 नंबर्स को ऐड करना है। अब इन 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। आप चाहें तो सी में बना सकते हैं, आप चाहें तो C++ पे बना सकते हैं। आजकल पाइथन भी चल रही है, आपके पास R है, रस्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर 2 नंबर्स को ऐड करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे ना, तो लॉजिक पीछे तो सेम ही होगी। लॉजिक क्या होगी? लॉजिक ये होगी कि आप ये बोलेंगे कि भाई यूजर से 2 नंबर ले लो, इनपुट करवा लो, उसको बोलो बताओ भाई पहला नंबर क्या है, उसको नाम दे दो लेट से num1 का। उसको बोलो दूसरा नंबर बता दो, वो बता देगा आपको, आप उसको नाम दे दें num2 का। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक सम नामी एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल कहते हैं ऐसी चीज को जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। वो सम आप आगे चल के डिटेल में सब हम पढ़ेंगे। फिर आपने कहा सम बराबर होगा num1 प्लस num2 और फिर मैं सम को प्रिंट कर दूंगा। कितना सिंपल है ना, कि आपने कहा भाई 2 वेरिएबल होंगे, एक होगा num1 जिसमें पहला नंबर आ जाएगा, एक होगा num2 जिसमें दूसरा नंबर आ जाएगा, और फिर मेरे पास एक और वेरिएबल होगा सम का जिसमें मैं दोनों नंबरों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सम बराबर हो जाएगा num1 प्लस num2 के, और फिर मैं प्रिंट करा दूंगा। अब ये जो अब सारा आपके दिमाग में चल रहा है ना, इसको आप पेपर पे लिख दें, किसी लैंग्वेज की फॉर्म में ना लिखें, बल्कि आप इंग्लिश वर्डिंग्स में लिख दें। स्टेप 1 मैं ये करूंगा, स्टेप 2 मैं ये करूंगा, स्टेप 3 मैं ये करूंगा, स्टेप 4 मैं ये करूंगा, स्टेप 5 ये होगा, और फिर स्टेप 6 पे खत्म हो जाएगा। अब ये जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस लिख दिए हैं, स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं स्टेप्स की फॉर्म में, ये कहलाता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम वो स्टेप्स होते हैं, वो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। वेल डिफाइंड इसलिए कि एल्गोरिथम की कुछ खुसूसियात होती हैं जिसको कहा जाता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की खुसूसियात के अंदर पहली चीज तो है कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, और वो स्टेप्स बहुत वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्लियरली डिफाइन होते हैं, उनमें किसी तरह की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन नहीं होती। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं एल्गोरिथम लिखते वक्त, लोग एल्गोरिथम जब लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के कीवर्ड्स डाल देते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल देता हूं, और ये बेटा आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे भी, तो भी टेंशन नहीं लेना। C++ के अंदर इनपुट लेने के लिए एक स्टेटमेंट यूज होती है जिसको कहते हैं सी इन स्टेटमेंट। C++ में सी इन होती है, और C में ये C++ में C के अंदर ये scanf फंक्शन होता है, scanf। तो सी इन स्टेटमेंट का काम होता है इनपुट लेना, scanf का काम होता है C लैंग्वेज में इनपुट लेना। तो आप अपने एल्गोरिथम के अंदर कभी भी सी इन या scanf या इसी तरह का कोई और लैंग्वेज से रिलेटेड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जो एल्गोरिथम लिख रहे हो, जिसको मैंने सूडो कोड का भी नाम दिया, इस एल्गोरिथम के अंदर कभी भी आपने किसी लैंग्वेज से रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं डालना है। लैंग्वेज से रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब आप बोल रहे हैं कि सी इन num1, num2, गलत।
क्योंकि सी इन लैंग्वेज से रिलेटेड है। एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज का कोडर होगा तो वो उसको समझ ले, आम आदमी भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो ये एल्गोरिथम की शान होती है। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कीवर्ड नहीं आता और वो प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप फ्लो होता है। एल्गोरिथम को ही शो करने का एक तरीका फ्लो चार्ट भी होता है, जो आज हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो अभी आपको एल्गोरिथम और क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिथम समझ में आ गया। तो अब अगला जो काम मैं करने जा रहा हूं वो ये कि मैं आपसे कुछ एल्गोरिथम्स में यहां पर आपको बनवाता हूं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी एल्गोरिथम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से एल्गोरिथम को डिजाइन किया जाता है। सही है, जगह मैं थोड़ी सी बना लूंगा। फर्ज करिए आपसे कहा जा रहा है राइट एन एल्गो, भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टू मेक अ कप ऑफ टी। अब ये सिंपल सा एक एल्गोरिथम है, देखिए कैसे होता है। अच्छा, कोई भी एल्गोरिथम बेटा स्टेप 1 जो होता है ना उसका वो स्टार्ट होता है, और स्टेप जो लास्ट होता है ना वो एंड या स्टॉप होता है। तो स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 क्या करोगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि पुट टी बैग इन कप। यही करेंगे, पहला काम यही होता है। जिनको चाय बनाने आती है उनको तो और अच्छा आइडिया होगा। पुट वाटर इन कैटल, केतली में पानी डाल दें। स्टेप 4 बॉयल दी वाटर, पानी को उबाल लें। स्टेप 5 पुट बॉइलिंग वाटर इन दी कप, कप में बॉइलिंग वाटर डाल दें। स्टेप 6 क्या करेंगे अब आप? पुट सम मिल्क एंड, एक ही साथ कर देते हैं, शुगर, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप। सम मिल्क एंड शुगर इन टू दी कप। और स्टेप 7 अब क्या होगा? स्टिर वेल, अच्छी तरह से हिला लें। और स्टेप 8 फिर क्या होगा बताओ? ड्रिंक टी। और लास्ट जो होगा स्टेप 9 वो हो जाएगा स्टॉप। तो ये आपके सामने मैंने एक एल्गोरिथम लिख दिया। ऑब्वियसली तो बहुत ही एक जर्नल किस्म का एल्गोरिथम था। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग रिलेटेड एल्गोरिथम को देख लेते हैं। तो फर्स्ट करिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक एल्गोरिथम लिखना है। ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन 2, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम लिखना है। अब ये किस तरह से लिखा जाएगा? सबसे पहले आ जाए स्टेप नंबर 1, क्या होगा? स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? 2 नंबर्स यूजर से लेने नहीं लेने, इनपुट या पहले डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर माने मैं 2 वेरिएबल्स लूंगा। डिक्लेयर वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो। 2 नहीं बेटा 3 करो, num1 num2 और एक होगा उनका सम। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 ये होगा कि अभी तो वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट करो। इनपुट या रीड, एक ही बात है। रीड वैल्यूज ऑफ num1 और num2। स्टेप 4 क्या होगा? अच्छी तरह आप जानते हैं, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। स्टेप 5 क्या होगा? क्या करेंगे बताओ? जो सम की वैल्यू आई है उसको प्रिंट करा देंगे, है ना, प्रिंट सम। और स्टेप 6 क्या हो जाएगा? स्टॉप, क्योंकि अब आपका काम पूरा हो गया। इस तरह एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। एक एल्गोरिथम और करते हैं, राइट एन एल्गोरिथम टू एक एल्गोरिथम आपको लिखना है जिससे आप सर्कल का एरिया निकालें। टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, या चले पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर ले फिर सर्कल कर ले। रेक्टेंगल का एरिया हम सब लोग जानते हैं, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उसको यूज करना है। तो सबसे पहले आ गया स्टेप
1 स्टार्ट, स्टेप 2 वही डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल कहते हैं ऐसी वैल्यूज को, ऐसी चीजों को जो अपनी वैल्यू को चेंज करें। तो डिक्लेयर वेरिएबल क्या क्या करना है, लेंथ का एक वेरिएबल होगा, ब्रेथ का होगा और एक एरिया। स्टेप 3 में क्या करोगे, तुम्हें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, बराबर है लेंथ इनटू ब्रेथ। स्टेप 4 क्या करोगे, एरिया जब निकल गया तो अब एरिया को क्या करा दोगे, तुम प्रिंट करा दोगे, प्रिंट एरिया। और स्टेप 5 में क्या करोगे, स्टॉप। इस तरह चल रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं, और ये तो तीसरी चौथी हो रही है ना। एक और एग्जांपल आप फर्ज करो, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस मैं खाली लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल। तो शायद आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता हो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होता है। तो स्टेप 1 में बेटा क्या होगा, वही स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा, फिर वही डिक्लेयर करो। अच्छा बेटा एक मुझसे गड़बड़ हो गई, इधर देखिएगा, सिर्फ डिक्लेयर करना नहीं होता बल्कि डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू भी लेनी होती है। तो 4, 5 और 6। तो यहाँ एक स्टेप 3 में आपके पास आएगा रीड वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये पूरा हुआ। उसके बाद में अब डिक्लेयर वेरिएबल्स, भाई दो ही वेरिएबल हैं, एरिया और रेडियस सर्कल का। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 में रीड वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू उठा लो। स्टेप 4 पर क्या होगा, अब ये फॉर्मूला लगाना है ना, एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू बेटा जानते हो 22/7 होती है, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, रेडियस के स्क्वायर से। तो लिखो रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस, क्योंकि रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस स्क्वायर ही हो जाता है। उसके बाद स्टेप 5 पे अच्छी तरह तुम जानते हो, तुम लोग क्या कराओगे, प्रिंट एरिया। और फिर स्टेप 6 पर जो है वो क्या आ जाएगा, स्टॉप। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आगे चलते हैं मजीद और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, आज की फिर लास्ट होगी इंशाल्लाह ताला। तो अब आपको एल्गोरिथम लिखना आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आपको एल्गोरिथम निकालना है जो 3 नंबर्स का आपको एवरेज दे दे। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा, आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स। डिक्लेयर वेरिएबल्स कौन कौन से, num1, num2, num3 और फिर एवरेज। ये सारे आपके पास वेरिएबल्स आ गए। स्टेप 3 क्या होगा, आपको एवरेज चाहिए। एवरेज कैसे निकलता है याद है, एवरेज निकालने का तरीका आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जितने भी नंबर्स हो उन सबको क्या करो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो टोटल उनकी तादाद है उससे डिवाइड कर दो। अगर ये 5 नंबर्स का एवरेज होता तो मैं 5 नंबर्स को ऐड करता और 5 से डिवाइड कर देता। बहरहाल अभी मेरे पास 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से, num1 प्लस num2 प्लस num3, ये सबको मैंने ऐड करा। यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ और यहाँ मैंने लिखा डिवाइडेड बाई, क्या लिखूंगा बताओ, 3 लिखूंगा क्योंकि 3 नंबर्स थे। अब एवरेज मेरे पास आ चुका है। स्टेप 4 पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर फिर वही गड़बड़ हो रही है ना, डिक्लेयर करवा लिया लेकिन रीड नहीं करा। रीड लाजमन करना वरना गलत हो जाएगा, सिर्फ डिक्लेयर कराने से कुछ नहीं होता, ये बार बार हो जा रहा है। स्टेप 3, स्टेप 4, ये स्टेप 5 होगा। स्टेप 3 में क्या करोगे, रीड वैल्यूज ऑफ, बोलो num1, num2 और फिर num3। अब आगे, अब तो बहुत आसान है, बस प्रिंट क्या हो जाएगा, एवरेज, और फिर लास्ट में स्टेप 6 में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम निकालते हैं या एल्गोरिथम को लिखते हैं।
तो बहुत आसान सा है। देखिए इसमें कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक वर्ड हमने नहीं लिखा हुआ, ये प्योरली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। इसी को सूडो कोड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक दो एल्गोरिदम आपको और बनवाएंगे और फिर इन एल्गोरिदम्स को ना बेटा हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।